ओके जी, गुड इवनिंग। तो इस क्रैश कोर्स में क्या प्लान है आप लोगों का, क्या डिस्कस करें? मेरा तो प्लान ये है कि मैं पीवाईक्यू सॉल्व करा देता हूँ, साथ में कुछ थ्योरीज भी बता दूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो पीवाईक्यू जो सीएसआर नेट के क्वेश्चंस आए हैं डेली, है ना, कम से कम 10-15 क्वेश्चन कोशिश करते हैं। आज तो 1 घंटे का रखा है क्लास, आगे से 2 घंटे की क्लास होगी, पहली क्लास थी इसलिए 1 घंटे रखा है। सो उसमें है ना, मेनली क्या है कि मैं कोशिश करूंगा 10 से 20 क्वेश्चन डेली क्लास में हो जाए, जो सीएसआर नेट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस भी लिखा सॉल्व करा देंगे, साथ में उसमें जो थ्योरीज यूज़ हो रही हैं वो भी बता दूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका है ना स्टैटिस्टिक्स, कुछ बच्चे हमारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के भी हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। स्टैट्स वाले लोग हैं तो आप लोग बैठ के पीवाईक्यूज पे फोकस करो। मेनली जो लोग मॉक टेस्ट बाहर ढूंढ रहे हैं ना, जो कहते हो मॉक टेस्ट, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मॉक टेस्ट सर कहाँ मिलेगा, तो यूँ समझो कि पीवाईक्यूज हर साल 2 एग्जाम हुए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो तुम अगर 10 साल के पिछले साल के पेपर उठाओगे ना, तो आपके पास 20 मॉक टेस्ट तो यही है पीवाईक्यूज ही। इसी को बैठ के सही से सॉल्व कर लोगे ना, 3 घंटे बैठ के इस एग्जाम बैठ तो उससे ऑनेस्टली से और सीख लोगे, तो इतना काफ़ी है एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए। ठीक है, एनीवे आप लोग बताइए। तो कुछ किसी को एक्सपेक्टेशन से बताओ, आप लोग क्या चाहते हो, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ है तो यू कैन टेल। मैंने ड्राइव का लिंक शेयर किया था, उसमें बहुत सारे असाइनमेंट सीएसआर नेट के भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा अलग से भी, तो आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो। टॉपिक वाइज भी है, ईयर वाइज भी है ड्राइव में, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व दैट। तो अभी के लिए मैं है ना कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा एंड वो हम सॉल्व करेंगे आपको। और जो सीएसआर नेट के पीवाई क्यू है वही लिखूंगा, है ना, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर उसके पीछे की थ्योरी समझो। और भी जो लोग प्रयास बैच में है, प्रयास की भी क्लास अलग से होगी, उसको मैं डिसाइड करता हूँ, मैं देखता हूँ, हो सकता है तो 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, उसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसको एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखता हूँ कैसे होता है पॉसिबल। सो बेसिक से स्टार्ट करें या एडवांस से ही, ये किसी एक ईयर का पेपर उठा के उसके सॉल्व कर ले, ये भी एक रास्ता है ना। सो अगर मैं देखूं, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इसमें जो क्वेश्चन है मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये पेपर जो मैंने खोला है, मेरे पास ईयर वाइज पेपर है, तो अभी जो मुझे मिला है अभी, है ना, ड्राइव में, ये 2015 के पेपर में अभी जो क्वेश्चंस हैं, एक एक साल के पेपर में कोशिश करूंगा ना एक क्लास में अगर डिस्कस कर सके उससे कम 10-20 क्वेश्चन। बाकी आप फ्री हो, पूरा प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है मेरे साथ डिस्कस करो, है ना। सो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हाँ। हाँ, यस यस, सही रहेगा ना, बेसिक और मॉडरेट भी कर लोगे काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है ना। एग्जाम का पेपर कितने एग्जैक्टली 445 मार्क्स के आते हैं, मैं हर बार रिपीट करता हूँ। यू डोंट हैव टू डू 100% सिलेबस, 100% दिस, यस, राइट, है ना। तो नेट के भी जो स्टैट्स के सारे क्वेश्चन जरूरत नहीं करते, क्योंकि आपको लीनियर, रियल और इधर ये कर सकते हो, समहाउ 200 अटेम्प्ट करने हैं, उसमें 30 एप्टीट्यूड है, 170 पूरा करना है, तो पीवाई क्यू देखो। तो आप सही कह रहे हो ना, इट विल बी बेटर कि वैसे क्वेश्चंस करो जो इजी या मॉडरेट हो, उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। कोई भी पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि उसमें इजी क्वेश्चन ना हो, अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर है तब भी उसमें कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, ये चीज़ है। एनीवे हम वैसे क्वेश्चंस लिखते हैं। तो अभी पेपर मेरे पास ये 2015 जून वाला, आई थिंक किसका है, जून 2015 का है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो अगर आपके पास है तो मैं क्वेश्चन नंबर के साथ लिखूंगा मैं, सो दैट यू कैन मैच। और ये ए सीरीज का पेपर है मेरे पास, शायद आंसर की अगर मैच करना हो आपको तो
हाँ है ना, ए सीरीज वाला है। एबीसी में आता है ना, अगर आप वेबसाइट पे देखो, CSIR नेट का वेबसाइट देख रहा था मैं, तो वहाँ उन्होंने पेपर अपलोड कर रखा है, 19 तक का ही है उनके पास, ABC सीरीज में है ना। तो ये ए सीरीज में है। तो इसके जो है मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो आए हैं ना। मेनली स्टैट से करते हैं, अगर मैथ्स के भी लिनियर रियल के भी कर सकते हो आप। अभी डाउट क्लासेस 11 से 12 होती है, उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो। या अभी हम प्रयास की क्लास का मैं लिंक भेजूंगा आप लोगों को। प्रयास बैच अलग है, वो फुल सिलेबस बैच था, जो पिछले साल अगस्त में ही शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, एग्जाम तक चलेगा। उसमें हम लोग सिलेबस भी, PYQ भी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो उसमें भी सिलेबस चल रहा है कोइंग थ्योरी का, जो ऑप्टिमाइजेशन या ऑपरेशन रिसर्च पार्ट है, वो चल रहा है। बाकी उसमें PYQ भी हम डिस्कस करते हैं। तो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा समझ धीरे धीरे। अभी कुछ जो नए बच्चे उनको थोड़ा सा भी सिस्टम समझने में 2-4 दिन लगेगा, फिर आपको समझ आएगा कैसे चल रहा है चीज़ें। ठीक है, ऐप पे बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यू कैन वॉच। बट सिर्फ लेक्चर देखने से एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो सीखो कि क्या नहीं आ रहा है, देन एग्जाम निकलेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। सो जैसे यूनिट 4 है ना, इन्होंने जैसे क्वेश्चन नंबर 49 है इसी में, जरा इस पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि 10 बॉल्स आर पुट इनटू, अच्छा मैं ओपन भी कर सकता हूँ यहाँ पे, नहीं अगर मैं डाउनलोड कर लूँ तो ठीक है, ऐसे लिख भी देता हूँ। ठीक है, देखो। सो बोल रहा है कि 10 बॉल्स आर पुट इनटू 6 स्लॉट्स। सो 10 बॉल्स आर पुट इनटू, इट्स लाइक है ना, 10 बॉल्स आर ड्रॉन इनटू ना 6 बॉक्सेस एट रैंडम, मैं ऐसा लिख देता हूँ, 6 बॉक्सेस एट रैंडम। तो आपसे पूछ रहा है कि देन द एक्सपेक्टेड then the expected total number of balls। ये ड्राइव में जाओ, जस्ट सर्च करना जून 2015, जो लिंक भेजा था ग्रुप में ना, उसमें जस्ट जाओ, सर्च पे जाओ, जून 2015 पेपर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसमें 49 नंबर क्वेश्चन है। देन द एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द 2 एक्सट्रीम बॉक्स इज, ये बॉक्सेस इज, अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 10/6, 10/3, 1/6, 6/10। तो ये एक्सपेक्टेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए 10 balls are put into 6 boxes at random। तो पूछ रहा है कि द एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, है ना, द एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द 2 एक्सट्रीम बॉक्स ना, स्लॉट्स लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वही लिखा मैंने, बॉक्सेस इज, क्या एक्सपेक्टेशन होगा। देखिए, तो ये एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो है ना, साथ में जरूरत पड़ेगी तो मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा, स्पेशली अगर कुछ अपने तरफ से हो तो चैट में लिखो या आप अनम्यूट करके बता सकते हो। ठीक है, ये सब बैचेस आपके फायदे के लिए है, कि अगर फायदा हो सकता है तो ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स के बच्चे ही CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, स्टैट्स के बच्चे का रेशियो बहुत कम है। ये वैसे ही है जैसे UPSC में इंग्लिश वाले ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, हिंदी वाले कम करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो आप जानते होंगे। तो क्योंकि मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा है CSIR नेट में, ना स्टैट्स का उतना नहीं है, जो है वो भी इतना आसान नहीं है कि आप कर पाओ। सर जी, सर स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स कैसा क्वालिफाई कर सकते हैं? मैथ पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना, और कोई रास्ता, क्योंकि ओनली स्टैटिस्टिक्स करके नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हाँ सर। क्योंकि एक तो कंट्रीब्यूशन उतना भी नहीं है तो स्टैट बहुत डिफिकल्ट आता है, जो आप BSc MSc लेवल पे नहीं सॉल्व कर पाओगे, इतना डिफिकल्ट आता है। मतलब सारे, मतलब हाँ कुछ तो जरूर कर लोगे, 100% नहीं कर पाओगे। यू कैन सॉल्व अप टू 50 60 70% इजिली, यू कैन सॉल्व। जैसे उन्होंने कहा ना कि एवरेज और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको 50 60% मिल जाएगा स्टैट्स पे, है ना। रेस्ट 30 40% आर डिफिकल्ट वन, ये है। बट यू कैन ट्राई ना, जितना यहाँ से निकाल सकते हो मार्क्स उतना निकाल लो। बाकी यूनिट 1 तो करना ही है, यूनिट 1 तो कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी इन द सेंस कि आपने अपने कोर्सेज में भी पढ़ा होगा, BSc MSc स्टैट्स में भी ये पढ़ाते हैं, लीनियर रियल तो आता ही है, तो वो आपको करने हैं। तो लीनियर रियल और स्टैट्स, ये तीनों कर लोगे तो यू कैन हैव अ गुड स्कोर, ये है।
बाकी PYQ उठाओ ईयर वाइज, बैठ के सॉल्व करो, स्ट्रेटजी बनाओ अपना कैसे। बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते भी हैं, इट्स नॉट लाइक करते नहीं है ना। स्टैट्स वालों की संख्या कम है कंपेयर टू मैथ्स, लेकिन स्टैट्स वाले लोग भी तो क्वालिफाई करते हैं ये चीज़। एनीवे इसको ट्राई करते हैं। तो समझिए 10 बॉल्स है, उसको हमने 6 बॉक्स में थ्रो किया। सो जैसे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, 6 है ना। सो मान लो ऐसा लिख देता हूँ मैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 5, बॉक्स 6, यही है। कितने बॉल्स थ्रो हुए हैं? 10 बॉल्स। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसा देखना चाहो, सो यू कैन ऑल्सो थिंक दिस क्वेश्चन एज कि एक 10 डाइस है आपके पास, ठीक है, उसको आप थ्रो कर रहे हो एक साथ। बट इस क्वेश्चन को मैं फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, मीनिंग सेम रहेगा, मतलब आंसर सेम आएगा। तो यू कैन थिंक ऑफ 10, जो उसने कहा 10 बॉल्स को थ्रो करो 6 बॉक्सेस में, दैट इज सिमिलर कि आप 10 डाइस को रोल कर रहे हो और जो 6 बॉक्स है ना उसके फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी सोच सकते हो आप कि 6 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स मतलब फर्स्ट फेस, सेकंड बॉक्स सेकंड फेस, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो वैसे यहाँ पे भी 10 हमने बॉल को थ्रो किया 6 बॉक्सेस में, तो किसी न किसी बॉक्स में जाना ही है, ये हमें यहाँ पे इसका मतलब यही है कि हमें थ्रो करना है बॉक्स में ही। तो सेम लाइक यू आर टॉसिंग 6 डाइसेस एंड कोई ना कोई 1 से 6 में तो हर डाइस पे आएगा ही। तो वैसे यहाँ पे है कि हर बॉल किसी न किसी बॉक्स में जाएगा ही। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन एक्सट्रीम बॉक्सेस, तो अगर डाइस के सेंस में सोचे, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 1 एंड 6, मतलब है ना कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डाइस गेटिंग 1 और 6 ऑन द अपर फेस, ये बोलना चाह रहा है। तो आप, मैंने क्वेश्चन का फ्रेम चेंज किया, आंसर वही आएगा। तो आप ऐसे सोचो या उसके तरीके से सोचो, सोच के बताओ। थोड़ा सा टाइम दो, सोचो। ये सब बेसिक हिंट दूंगा मैं, तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है अगर आप ऐसे देखोगे तो, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। जैसे मैं ऐसे पूछूं, चलो एक बॉल को मैंने थ्रो किया, तो क्या चांस है वो फर्स्ट बॉक्स में जाएगा? या तो बस इट विल फॉल इनटू फर्स्ट बॉक्स और इट विल नॉट फॉल, सक्सेस फेलियर। तो मान लो फॉलिंग इनटू फर्स्ट बॉक्स इज सक्सेस एंड नॉट फॉलिंग इज फेलियर। तो एक बॉल को हमने थ्रो किया और मैं ये सोच रहा हूँ कि फर्स्ट बॉक्स में या तो है ना इट विल फॉल इनटू फर्स्ट बॉक्स और नॉट। तो, तो दो ही पॉसिबिलिटी, एक सक्सेस एक फेलियर। तो ऐसा समझो कि x1 इज नंबर ऑफ बॉल्स गेटिंग इनटू बॉक्स 1 एंड x6 is a number of balls है ना falling into या getting into, है ना, so falling into बॉक्स 2, बॉक्स एक्सट्रीम बॉक्स बोला है ना, तो बॉक्स 6। सो मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मैं फिर से वही कह रहा हूं कि एनी बॉल आइदर विल फॉल इनटू बॉक्स 1 और विल नॉट फॉल। तो एक बॉल थ्रो किया, बॉक्स 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है मुझे बताओ? हमने एक बॉल को थ्रो किया, बॉक्स 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बॉल के पास कितने चॉइस है? 6 चॉइस ना। Six हाँ, choice. तो फर्स्ट बॉक्स में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6. 1/6। और फर्स्ट बॉक्स में नहीं जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/6। मतलब 2 3 4 5 6, ये जो 5 बॉक्स एक्स्ट्रा है उसमें चला गया, मतलब 1 में नहीं गया। तो फॉलिंग इनटू फर्स्ट बॉक्स इज 1/6, नॉट फॉलिंग इनटू फर्स्ट बॉक्स इज 5/6। सो दिस इज एक्चुअली, और हर बॉल के साथ ऐसा हो रहा है, बाइनोमियल 10, 1/6। दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल 10, 1/6 अगर आप ऐसे देखोगे तो। एंड ईच अगर मैं x2 डिफाइन करता तब भी इनडायरेक्टली अगर आप ऐसे सोचोगे, सो x1 x2 x3 x4 x5 x6, इट इज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6 टाइम होगा, ठीक है। ये है एक्चुअली। तो आपको पता होगा जो मल्टीनोमियल का जो मार्जिनल पार्ट है वो बाइनोमियल होता है, तो ऐसे भी सोच सकते हो। पूछा गया आपसे द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द एक्सट्रीम बॉक्सेस। सो बॉक्स 1 एंड बॉक्स 6 का एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x6,
इसकी जरूरत नहीं, आप इतना डिसाइड कर, दैट्स ऑल, इट इज नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, इसको हटा दो तभी कोई दिक्कत नहीं है। सो अब e ऑफ x1 प्लस x6, अभी तो बाइनोमियल 10,1/6 है, तो आप जानते हो बाइनोमियल का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, np, तो इट इज 10/6 10/6, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो 10/6 10/6, दोनों का एक्सपेक्टेशन सेम ही होगा, ठीक है, मतलब सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्चुअली, ईच x1 x2 x3 x5 x6 इंडिपेंडेंट नहीं है, x1 x2 है ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यहाँ से 20/6 हो जाएगा, मतलब 10/3, और ऑफिशियल आंसर की भी है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सी, ये इसमें बता रहा हूँ, ये जून 2015 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 49 है, ए सीरीज वाले में, ठीक है, जो PYQ जिसमें ए आगे लिखा रहता है बॉक्स पर आता ना, ए सीरीज का जो है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग ABC 3 तरह के वो होते हैं। ओके जी, तो ये 49 क्वेश्चन था, देख लो। 50 क्वेश्चन पे आए। सो क्वेश्चन नंबर 50 इज, देखो, ओके, क्वेश्चन नंबर 50 आपको कह रहा है इसी पेपर में, जून 2015 में, XY बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एंड, तो बोल रहा है कि लेट x, y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एंड, आगे कह रहा है कि एंड लेट z इज अ रैंडम वेरिएबल x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है, तो मैं ऐसे ही 15 16 17 15 से लेकर 24 तक का ट्राई करूंगा हो जाए, ठीक है, 15 से स्टार्ट किया हमने, सो ये हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि इफ x हैज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई, ठीक है, एंड y हैज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन साई, ये साई है, सो ठीक है ना, ये कुछ ऐसा समझो आप, तो ये है फाई, ये है साई, ऐसा बोल दो। तो आपसे पूछ रहा है देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ जेड क्या होगा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ जेड पूछ रहा है, मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ जेड इज, अब 4 ऑप्शन है, तो वही आप निकाल लो, तो वही आंसर आ जाएगा। तो कैन यू फाइंड, 4 डिफरेंट ऑप्शंस दे रखा है, तो ऑप्शंस तो चलो देख लेंगे हम, कैन यू फाइंड दिस, ये आपसे पूछ रहा है। सो यहाँ पे जेड दे रखा है इसके टर्म में, देर आस्किंग यू जस्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन पता है तो लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, करके देखो, आ जाएगा इजीली, ट्राई करने से ही होगा, ठीक है, कोशिश करके देखो भाई, फिर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, मोस्टली आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। और घर पे अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा, इट्स नॉट लाइक घर पे तुम बस देखते रहोगे एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, घर पे सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। जस्ट अप्लाई डेफिनेशन, चार ऑप्शन आप चाहो तो मैं लिख दूंगा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू वांट वी कैन राइट ऑप्शंस आल्सो, बट क्या है, निकाल लो सीधा सीधा। ऐसे देख के बता दोगे ऑप्शन लिख दूंगा तो ये है ना, देख के पता चल जाएगा ना। लिख दूं ऑप्शन, तो कुछ है इसमें, सिंपल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो चलो मैं कैरेक्टरिस्टिक अभी तत्काल सी से लिखता हूँ, ठीक है, सी जेड ऑफ टी ऐसा लिख देते हैं, टी के टर्म में, सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, Expectation of e power जी, है itx. ना,
सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा टी, यहाँ जेड लिखा हमने तो जेड के टर्म में लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया जेड। अब जेड हम रख देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ई की पावर आयोटा टी, जेड की जगह हो जाएगा x/2 माइनस y/2 प्लस 3। इसको ब्रेक कर देते हैं। सो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ई की पावर आयोटा t/2x, ये है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो आयोटा t/2x इंटू ई की पावर माइनस आयोटा t/2y ई की पावर 3 आयोटा टी, है ना, या आयोटा 3t, ऐसा लिख लो, आयोटा 3t। कैलकुलेशन देख लो, है ना। सो बस हमने मल्टीप्लाई किया और पावर अलग अलग कर दिया। तो अब हमें बता रखा है ये तो कांस्टेंट है ना। सो दिस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, ये तो कांस्टेंट है जस्ट, तो ये बाहर आ जाएगा। और बता रखा है एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेशन में पता है कि इफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इंटू एच वाई को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब एक्स का फंक्शन वाई के फंक्शन को ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स ई वाई, है ना। तो सेम फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो उस लॉजिक से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो ई की पावर आयोटा 3t या 3 आयोटा टी, 3 आयोटा टी, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा t/2x, यहाँ हो जाएगा ई की पावर, सो इसको ऐसे लिखता हूँ आयोटा माइनस t/2 इंटू वाई, ऐसे ना। तो नाउ अभी उसमें बता रखा था हमें क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन है आप पढ़ेंगे, सो यहाँ पे ये तो e की पावर 3 आयोटा टी ठीक है, और ये था दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x, यहाँ x लिख रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, c मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वेरिएबल t/2 होगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ y वेरिएबल माइनस t/2 होगा, है ना, यही है बस। सो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि e की पावर 3 आयोटा t, इसका जैसे मैंने कहा था फाई है, तो फाई ऑफ रख दो t/2, इसका कहा था साई है तो माइनस t/2। अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये ग्रुप में कोई भेज दो पेपर, है ना, बाकी लोग देख सकते हैं, वो ड्राइव में है ऑलरेडी, आपके पास होगा भी, जून 2015 वाला, ठीक है। जस्ट ड्राइव में जाकर सर्च करो, मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस हैं कि आई थिंक 2 ऑप्शन है ना, हाँ, बाकी में तो बाकी तीनों ऑप्शन में ई की पावर माइनस आयोटा 3t लिख रखा है। ए सी डी में ई की पावर माइनस आयोटा 3t लिख रखा है, देख लो एक बार। अच्छा वहाँ आई थिंक मिस हुआ है ना, चेक कर लो एक बारी, कहीं कैलकुलेशन मिस, मैं ये बोल रहा हूँ कैलकुलेशन मिस तो नहीं हुआ ना, वैसे ये देख लो, वो है ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना आई थिंक, मतलब अगर बस केयरफुली देख लेना, क्योंकि माइनस प्लस का कई बार ना गलत हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो x/2 y/2, यहाँ प्लस माइनस करो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से यही है। तो ऑप्शन 2 सही है जी इसके हिसाब से फिर, हाँ ठीक है, ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें 4 तरह के ऑप्शन हैं, तो जो बी ऑप्शन है वही आपका यही है। अगर मैं लिखता ए ऑप्शन जो इन्होंने लिखा है कि ई की पावर माइनस आयोटा 3t फाई ऑफ 2t साई ऑफ, ठीक है, फाई ऑफ एंड साई ऑफ -2t, ऐसा लिख रखा है। ऐसी बाकी तीन में यही है, सिर्फ इसमें है ई की पावर आयोटा 3t, और ये है फाई ऑफ t/2 साई ऑफ -t/2। सी और डी ऑप्शन में यही कोइफिशिएंट है कि ई की पावर माइनस आयोटा 3t, ई की पावर माइनस आयोटा 3t, है ना। अगर आप देखोगे फाई, तो यहाँ इन्होंने फाई लगा रखा है t/2 यहाँ भी है, और यहाँ है साई t/2, और यहाँ ही लगा रखा है साई -t/2, इस तरह का, ठीक है। तो ये तो यही वाला पावर बता रहा है कि ये आ जाएगा, मतलब इसमें कैलकुलेशन करना नहीं था, मेनली जो बिगिनर्स उनके लिए कर रहा हूँ, वरना देख के आप बता दोगे आंसर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, सो नेक्स्ट है 51 देखते हैं। 51 कह रहा है कि सपोज xn and x are random variables, so suppose xn comma x are random variables such that, है ना, ये कह रहा है सच दैट
कि एक मिनट, such that xn converges in distribution to x and -1 की पावर n xn also converges in distribution to x। ठीक है। तो xn n टू रैंडम वेरिएबल है, xn converges in distribution to x और साथ में -1 की पावर n xn also converges in distribution to x। देन दे आर आस्किंग, जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है x must have a symmetric distribution, x must have a symmetric distribution। दूसरा ऑप्शन है x must be 0। तीसरा ऑप्शन है आपके पास x must have a density। एंड चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट। बताइए, थोड़ी दिमाग लगाओ, कोशिश करो। ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन अपीयर होगा ना, इट्स नॉट लाइक कि आप, तो आपको वहां भी सोचना पड़ेगा, सोच के आंसर निकालना है जैसे अभी निकालोगे। सोचो, ट्राई करो, पहले बताओ फिर मैं करता हूँ। ठीक है, एक्स मस्ट हैव डेंसिटी, क्या कहना चाह रहा है कि एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस, आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि एक्स मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना, इसका ये मतलब है, राइट। एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ऐसा कहना चाह रहा है ना। डेंसिटी का मतलब वही है कि एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कुछ आइडिया लगा किसी का? कुछ तो डिसाइड करो, आसान तो है। मतलब जस्ट कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी लगानी है आपको। सो यहाँ एक्स एन सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, इन 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन है। जैसे ये पता है ना, इसका क्या मतलब है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, इसका क्या डेफिनेशन है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन एट टी, या एक्स ले सकते हो, इज इक्वल टू एफ एक्स एट टी, है ना, फॉर ऑल टी वेयर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। है ना, एटलीस्ट उस पॉइंट पे हो जहाँ ये कॉन्टिन्यूअस। ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, तो ये इस वाले चीज़ का वो डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब इसका सी डी एफ और इसका सी डी एफ
सेम होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, यही कहना चाह रहा है ना। जैसे अब जब ये लिखा है -1 की पावर n इंटू एक्स एन कन्वर्जेंस, तब यहाँ भी यही सही है, लेकिन डिपेंड करेगा n क्या है। तो जब n अगर इवन है तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल ही आ जाएगी। अगर n इवन है, इवन n के लिए बात करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगी। अगर n ऑड के लिए बात करें, है ना, ऑड n के लिए बात करें यहाँ पे हम, सो if n is odd so this will reduce minus xn converges distribution to x, यही मतलब ना। तो ये हो गया, तो इसका मतलब CDF ऑफ माइनस एक्स एन इज CDF ऑफ एक्स। सो मतलब अब समझो टू कंडीशंस यू हैव वन दिस कंडीशन, यू हैव दिस कंडीशन, देयर आर टू कंडीशंस। तो क्या इंप्लाई करेगा ये? और यहाँ सम का ऐसा कोई डायरेक्ट रूल नहीं है कन्वर्जेंस में, है ना, कि जैसे इट्स नॉट लाइक जैसे एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। तो सम डायरेक्ट इसमें नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, प्रोबेबिलिटी में हो सकता है। हम्म। जिन लोगों को थ्योरी ठीक से नहीं आता है ना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है, सो यू कैन वॉच देयर, उससे क्या है थोड़ा थ्योरीज ठीक हो जाएंगी। चलो मैं देखता हूँ, देखो। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें कहना ही चाहता हूँ कि एक थ्योरम है, लाइक सपोज एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, वाई एन कन्वर्जेस टू वाई, देन यू कैन नॉट से एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई, है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। सो यू कैन नॉट अप्लाई दैट थ्योरम, वरना होता तो इन दोनों को ऐड कर देते, तो ऐसा हो जाता जीरो कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स जीरो हो जाता, तो ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन वैसा यहाँ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ कहना ये चाह रहा है कि एक्स एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एक्स एंड माइनस एक्स एन ऑल्सो कन्वर्जेस, इससे इंप्लाई ये होता है कि x एंड माइनस एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ये इसको इंप्लाई कर रहा है कि x एंड माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये कर सकते हो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट चलेगा, है ना। क्या था वो कौन सा थ्योरम है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्लेट्सकी थ्योरम ना। हाँ, स्लेट्सकी थ्योरम अगर लगाओगे, स्लेट्सकी ऐसा कुछ थ्योरम है ना, तो वो लगाओगे तो इससे ये आ जाएगा। तो माइनस एक्स एन कन्वर्जेस टू माइनस एक्स, और यहाँ माइनस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, so these two will imply x is identically distributed with minus x, and ये if and only if condition है कि x is symmetric about zero, x is symmetric about zero। तो ये हो गया प्रूफ। अगर मैं थ्योरम लिखाऊं, जो हम जनरल थ्योरम ये है कि x is symmetric about k if and only if x minus k and k minus x are identically distributed random variable। तो ये यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये अलाउड है। अगर आपको मैं थ्योरम लिख के दिखाऊं, सो एनीवन तुम चाहो तो सर्च कर लो या बुक में देख लो स्लट्स की थ्योरम, तो उससे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं,
ये एक बार थ्योरम देख लो, आपको ये आइडिया लग जाएगा क्या है। किसी बुक में कुछ वीके रोहतगी, कैसेला बर्गर, इन सब में ये थ्योरम मिल जाएगा आपको, स्लट्स की थ्योरम क्या है, ठीक है ना। तो ये कहता है एक्चुअली, इसका अगर स्टेटमेंट लिखूँ मैं तो वर्ड टू वर्ड अगर लिखना चाहोगे, सो क्या कहता है ये कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम कांस्टेंट नॉट वाई। तो उस केस में, इस केस में फिर अलाउड हो जाएगा इस केस में, देन एक्स एन प्लस माइनस वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस माइनस सी। अगर ये वाई होता देन दिस थ्योरम विल नॉट वर्क, ठीक है। फिर ऐसे ही एक्स एन इंटू वाई एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स इंटू सी या सी इंटू एक्स, एक्स एन अपॉन वाई एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स अपॉन सी, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ यूज़ किया, ऊपर देख लो। तो जाओ तो बुक में पढ़ लेना स्लट्स की थ्योरम का स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सिर्फ ए ट्रू होगा। एक्स जरूरी नहीं जीरो ही हो, एक्स कुछ और भी हो सकता है जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो। एक्स मस्ट हैव डेंसिटी, एक्स कॉन्टिन्यूस ही होगा ये भी गारंटी नहीं है ना। एक्स जीरो भी हो सकता है, ये मस्ट बोला यहाँ गलत हो गया है ना, मे भी जीरो होता ये भी ट्रू हो जाता। मे भी जीरो फंक्शन है, जीरो फंक्शन जो है मतलब उस तरह से कुछ डिजेनरेट एट जीरो टाइप का कहने का ये मतलब है, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर मस्ट बी अ कांस्टेंट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा एक्स स्क्वायर कोई डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल होगा, तो एक्स को तो डिस्क्रीट जरूरी नहीं ना ऐसा हो, ठीक है। तो इसलिए ए ही सही होगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके है जी, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट जो है 52। ये जस्ट एक थ्योरम है, मतलब 52 नंबर क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे तो 52 क्वेश्चन सेज कि एंटी टी मोर देन इक्वल टू 0 इज अ पॉइसन प्रोसेस, है ना, इट्स अ पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ओके। तो विथ रेट लैम्बडा विच इज पॉजिटिव, और आगे बोल रहा है आपसे कि लेट एक्स एन इज एन ऑफ एन, ठीक है। तो एन टी है ना, टी को एन कर दिया, तो एक्स एन इज एन ऑफ एन, जहां पे एन की वैल्यू है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक। अब ए आपको बोल रहा है इसमें कि एक्स एन इज अ ट्रांजिएंट मार्कोव चेन, एक्स एन इज अ ट्रांजिएंट मार्कोव चेन। बी कह रहा है एक्स एन इज अ रिकरेंट मार्कोव चेन, इज अ रिकरेंट मार्कोव चेन बट, आगे बट भी लगाया है, नो स्टेशनरी हैज नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, हैज नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सी कह रहा है आपसे एक्स एन हैज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डी कह रहा है आपसे कि एक्स एन इज अ इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन, इज एन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन, है ना, इज एन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन। थोड़ा दिमाग लगाओ, डेफिनेशन मार्कोव उसका डेफिनेशन, दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए आपको। एक तो पॉइसन प्रोसेस को आपका आइडिया हो कि पॉइसन प्रोसेस क्या है, एंड दूसरा आइडिया हो कि मार्कोव चेन क्या है ना, देन उसको रिलेट करो। तो यहाँ पे जो एंटी क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप थोड़ा सा मैं थ्योरी बताऊँ आपको अगर इसका, सो पॉइसन प्रोसेस में एंटी किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अराइवल्स बाई टाइम टी या इन टाइम 0 t, है ना, बाई टाइम टी या बोलो इन टाइम 0 t।
नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0t, यही है। अच्छा यहाँ पे क्या किया है, टी को इन्होंने एन कर दिया, मतलब एन है ना, सो एन ऑफ एन का मतलब 0n हो गया। तो यहाँ आप समझो कि एन ऑफ एन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0 to n टाइम में। x मतलब 0 से 1 यूनिट टाइम, x into मतलब 0 to 2 यूनिट टाइम एंड सो ऑन, ऐसा है। तो अब आपको सोचना है इसके बारे में, ठीक है, कि ये क्या है, रिकरेंट है ना, और स्टेट क्या हो सकता है। तो ए एक्सएन, एक्चुअली इसको इसने एक्सएन नाम दे दिया ना, तो स्टेट्स होता है कि एक्सएन क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक्सएन की जो पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी हो सकता है कि अराइवल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो ऐसा है। और आपको पता होगा कि एनटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनटी इज, ये पता है ना, सो एनटी हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन लैम्डा टी। तो एनटी जो रैंडम वेरिएबल एनटी मैंने वहाँ बोला है, दिस इज द पॉइसन लैम्डा टी, और इंटरआइवल टाइम एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन यहाँ पे एनटी इज पॉइसन, सो एन ऑफ एन ये क्या है, दिस इज पॉइसन लैम्डा एन, यही एक्स एन है ना, इस तरह से। तो इसका स्टेट स्पेस ये हो गया 0 1 2 3 अप टू एन। तो ट्राई करके देखो, इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना सकते हो। कैन यू मेक अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, टीपीएम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, वन स्टेप टीपीएम। तो ये तो है ना इनफाइनाइट, इसमें स्टेट स्पेस है ऐसा, तो काउंटेबल है ना, स्टेट स्पेस है इसमें। तो इनिशियली 0 है, और नेक्स्ट स्टेप में मतलब वन स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स नॉट से x1 में, वन स्टेप में मतलब 1 यूनिट टाइम में है। तो वन स्टेप का मतलब यहाँ पे है कि 1 यूनिट टाइम में है ना, तो xn इज द नंबर ऑफ अराइवल एट टाइम 0 to n, है ना, 0 से 0 होने की प्रोबेबिलिटी, फिर 0 से 1 होने की, 0 से 2 होने की, एंड सो ऑन, ऐसा है। सोचो जी, बताओ। कुछ तो सोचो, पॉइसन प्रोसेस और ये पता है ना। एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 0 to n+1 टाइम, और एक्स एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0 to n। तो घटा दोगे तो मतलब n to n+1 है ना, कितने कस्टमर आया n to n+1 में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो टाइम स्टार्ट होगा n से n+1, मतलब 1 यूनिट टाइम। एक्सपोनेंट। हाँ लेकिन ये टाइम नहीं है, दिस ये नंबर ऑफ अराइवल, सो ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज एक्चुअली n ऑफ n+1 minus n of n, this will represent what, nt क्या represent कर, number of arrival ना, so this will represent what, this will represent number of arrival in time, number of arrivals in time n to n+1, ये रिप्रेजेंट करेगा n to n+1 में कितने कस्टमर आया, 1 यूनिट,
टाइम में, है ना, 1 मिनट टाइम का डिफरेंस हो रहा ना, ऐसा है। और इंटर अराइवल टाइम है कि टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कस्टमर एक्सपोनेंशियल लैम्डा, टाइम बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कस्टमर एक्सपोनेंशियल लैम्डा, है ना, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ये है। अब डिसाइड करना कि ये ट्रांजिएंट है रिकरेंट है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। ट्रांजिएंट मतलब पहले तो इसका वो बनाओ, है ना, जैसे 0 1 2 3 4 एंड ये चलता रहेगा, सोचो। सो वन स्टेप का क्या मतलब होता था वहां पे, जैसे मार्कोव चेन में आप वन स्टेप में क्या लिखते, जैसे हम लिखते हैं ना P ऑफ 0 0, इसका क्या मतलब है 1, ये जस्ट P 0 0 का मतलब वही है। सो मान लो इनिशियली इट इज इन स्टेट, क्या लिखते हैं जी बताइए, है ना, 0। 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप में 0 में ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यही मतलब है ना, ये है हमारे पास हाँ। इन द नेक्स्ट यूनिट टाइम। हाँ, तो अगर हम P01 लिखते हैं, इट इज इनिशियली इट इज इन 0 स्टेट आफ्टर 1 यूनिट टाइम, या अगर n चाहो तो n लिख सकते हो, यहाँ n+1 हो जाएगा, जिन लोगों को वैसे दिक्कत है। बट एन स्टेप आ जाएगा ना सर? ना 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 ना, वन स्टेप आएगा ना, xn nth टाइम पे 0 स्टेट में है, तो n+1 टाइम पे 0 स्टेट में है, तो 0 से 0 जा रहा है कितने स्टेप में, 1 स्टेप में। हाँ। टाइम n पे 0 स्टेट में, टाइम n+1 पे 0 स्टेट में, तो इन 1 यूनिट टाइम, तो एक स्टेप में वो, क्योंकि यहाँ टाइम डिस्क्रीट है ना मार्कोव चेन में, 1 2 3 n टाइम है और xn स्टेट स्पेस है ना, जो हम xn लिखते हैं तो n रिप्रेजेंट्स टाइम, और अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो s इज स्टेट स्पेस, है ना, तो ये है ऐसा। तो इसका मतलब है कि अगर xn तो यहाँ हो जाएगा, अगर वैसे n के टर्म में लिख के बताएं आपको, तो xn+1 है ना, nth टाइम पे स्टेट 0 में है, तो n+1 टाइम पे स्टेट 1 में होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी 0 2 कि nth टाइम पे मान लो स्टेट ना 0 पे है, फिर वैसे सिमिलरली है ना, xn+, स्टेशनरी। इस तरह से है ना, वैसा हो जाएगा। सो ये तो नोटेशंस बता रहा हूँ मैं आपको। सो और हमारे पास अब xn जो है, दिस इज कैपिटल N ऑफ n, xn+1 इज कैपिटल N ऑफ n+, है ना, ऐसा है हमारे केस में। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं जैसे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो 0 से n टाइम में 0 कस्टमर आया, और 0 से n+1 टाइम में 0 कस्टमर आया, तो मतलब 1 यूनिट टाइम में एक स्टेप में 0 कस्टमर आया, या 1 यूनिट टाइम में 0 कस्टमर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, है ना, ट्राई। ट्रिपियम बनाने की कोशिश करो, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लो या फिर ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, कोई एक बना लोगे काम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो तभी होगा। और पॉइजन प्रोसेस आपको याद होगा, इट इज अ प्योर बर्थ प्रोसेस। जो पॉइजन प्रोसेस होता है ना, ये जो पॉइजन प्रोसेस है, पॉइजन प्रोसेस इज एक्चुअली प्योर बर्थ प्रोसेस, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपका 0 है, सो इट विल 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज ओवर टाइम, ठीक है, ये मतलब है। क्योंकि 0 to n है ना, xn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल N ऑफ स्मॉल n, मतलब नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0 to n। सो n जब 0 है तो 0 से 0 में चलो 0 कस्टमर है, 0 to 1 में कुछ कस्टमर आया, 0 to 2 में वो ऐड होता चला जाएगा, तो पॉपुलेशन साइज विल कीप इंक्रीजिंग, ये है। सो ये ऐसा चलता रहेगा इस तरह से, जो प्योर बर्थ प्रोसेस का है ना डायग्राम, मान लो n है ना, तो यहाँ n+1 मान लो इस तरह से, सो इट विल कीप इंक्रीजिंग।
डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ई स्टेट कम्युनिकेटिंग होगा? जैसे ऐसा हो, जैसे आपसे मैं पूछूं, लेट से यहाँ जो नोटेशन लिख रहा था, जैसे अब मैं उल्टा आ जाता हूँ, P20 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि xn इज 2 एट टाइम n, सिस्टम इज इन स्टेट 2, सो एट टाइम n+1 सिस्टम विल बी इन स्टेट 0। मतलब ये हो गया कि टाइम 0 से n में 2 कस्टमर था, और 0 से n+1 में 0 कस्टमर हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कि जैसे ये है 0 टाइम, यहाँ n है और यहाँ n+1 है, तो कह रहा 0 से n टाइम में 2 कस्टमर था, और 0 से n+1 टाइम में 0 कस्टमर हो गया। तो ऐसे कैसे हो, तो कस्टमर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं ना, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो एक चीज यहाँ से ये समझ आएगा आपको कि जो Pij है ना, ये जो Pij, ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होता है ना, इसका एलिमेंट Pij होता है, और यहाँ तो इन्फिनाइट स्टेट्स है, तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वन स्टेप TPM। तो इसमें होगा क्या, दिस विल बी 0 फॉर ऑल, क्या ये क्या लिखा 2 0, तो जब i मोर देन j होगा तो ये 0 होगी, ठीक। इवन इक्वल के लिए भी इक्वल 0 होगी, नहीं निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ना, कि n+1 0 कस्टमर आया इस बीच में, तो वो तो आ जाएगा पॉइसन 1 से e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/05 e की पावर माइनस लैम्डा आ जाएगा। ओके, मतलब ये कह रहा हूँ कि नो इंक्रीमेंट इन 1 यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा। डिसाइड करो भाई, इतना हिंट दे दिया मैंने। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि Pij 0 होगा i मोर देन j, सो i मोर देन 2 0, तो ये जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स के नीचे वाले सब 0 होंगे यहाँ पे, ये कहने का मतलब है, ये है ना 2 0, हाँ 2 0 है ना 2 1, तो डायगनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स इस TPM में 0 ही होगा। अब सोचो, अच्छा ये बताओ, आप लोग रेकरेंट कब बोलते हो, ट्रांजिएंट कब बोलते हो स्टेट को? जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ क्या होगा, 0 से 1 होगा ओवर टाइम, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, है ना। सो ऐसा States चलेगा। are not relevant, sir. सो ये कम्युनिकेटिंग स्टेट तो है नहीं। इरेड्यूसिबल क्या होता है, इवन ई स्टेट आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, 1 से 2 भी जा सकते, 2 से 1 भी आ सकते, बट 2 से 1 आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हमने बताया, ऐसा ऐसा इसीलिए होगा, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक इट इज 0। सो 2 से 1 नहीं आ सकते, मतलब 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 बट 1 इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम 2, तो कम्युनिकेटिंग तो है नहीं। तो ये रिड्यूसिबल मार्कोव चेन हो गया पहली बात, दिस इज रिड्यूसिबल। सो तो ये इरिड्यूसिबल वाला था पार्ट खत्म हो जाएगा। और रिकरेंट में क्या होता है, वंस यू लीव द स्टेट यू विल कम बैक अगेन, बट वंस यू लीव द स्टेट यू विल नॉट कम बैक। तो एक तो रिकरेंट वाला आउट हो जाएगा और एक इरिड्यूसिबल वाला आउट हो जाएगा, तो अब बचेगा ए और सी। ट्रांजिएंट है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी। सर स्टेशनरी एग्जिस्ट करेगा सर? कैसे, सो हाउ विल यू जस्टिफाई? एक तो थ्योरम था कि इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक है, देन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विल एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक, ऐसा था। हाँ सर, हाँ वो सर। फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में होता है ना, ये इनफाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन है। एक्चुअली होगा क्या ना, ऑल विल एक्चुअली एट व्हेन यू टेक n टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी विल मूव टू द इन्फिनिटी, मतलब आई मीन द लास्ट स्टेट। सो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एट 0 will be 0, 1 will be 0, 2 will be 0, like 0, so stationary distribution will not exist here. Actually ये finite state Markov chain नहीं है, it is the infinite state Markov chain, it will behave differently than the finite state Markov chain, ठीक है। और अच्छा छोड़ो, स्टेट ट्रांजिएंट है कि नहीं है क्वेश्चन, बस इतना, ये मार्कोव चेन तो है। ई स्टेट आर ट्रांजिएंट और नॉट ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, वंस यू लीव it is the You will not go it is back. possible that you will not come back, there is a way that you will not come back to the same state, so yes it is, I think यही होगा। you cannot guarantee of
stationary distribution, it may not exist. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक और देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे इधर 2 आवर्स की क्लास होगी तो कुछ क्वेश्चन हम कर पाएंगे, देन यू कैन ट्राई फर्दर। एग्जाम आपको निकालना है तो यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। स्पेशली पहले पीवाईक्यू निपटा लो, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो एग्जाम के भी ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। ये है जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, वही सिलेबस है, वही अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या 52 कर रहे थे ना, 53 देखो। तो 53 इज assume that, so it is saying assume that x is binomial n comma p for some n more than equal to 1 and p between 0 and 1 and p between 0 and 1 and y is Poisson lambda for, है ना, lambda more than 0 for some lambda more than 0. Now suppose they are saying कि suppose e of x is equal to e of y, then what can you say? The first option is variance of x is equal to variance of y. Option B, variance of x is less than variance of y. C, variance of x is more than variance of y. And option D, variance x may be larger or smaller than variance y depending on value of np and lambda, है ना। सो कहना चाह रहा है सिग्मा एक्स सिग्मा स्क्वायर इज मोर देन दिस और ये लेस देन दिस होगा, डिपेंड्स ऑन, मतलब ये समटाइम्स दिस डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन पी लैम्बडा। कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है। सोचिए, बताइए आंसर क्या होगा। ये बेसिक रैंडम वेरिएबल, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे से और डिस्कस करेंगे। बाकी आप सॉल्व करके आओ, बेटर रहेगा। लेस देन। यू कैन टेक फ्यू एग्जाम्पल टू डिस्कार्ट ऑप्शन, है ना। कुछ एग्जाम्पल भी बना सकते हो जहाँ पे ऑप्शन डिस्कार्ट हो जाए, मीन इक्वल हो जाए, लेकिन देखो वेरिएंस है ना, तो यू कैन ना टेक काउंटर एग्जाम्पल। ये चीज़ है। लेस देन तो आपको लग रहा है कि ऑप्शन क्या है, बी सही है। ओके, बाकी लोग देखो जी। इफ यू टेक द, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सम पर्टिकुलर केसेस, लेट्स से अगर मैं x लेता हूँ बाइनोमियल 2,1/2, लेट्स से, एंड y इज पॉइसन 1, सो इन केस ex इज इक्वल टू ey, राइट, ex होगा np एंड ये। अब वेरिएंस देखते हैं क्या आता है। जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल टू डिस्कार्ड फ्यू ऑप्शंस, देन जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो वेरिएंस x मीन्स sigma x square is npq, 2 into half, so it will be half, and sigma y square will be 1 itself. So now
sigma square x is less than sigma square y. So this one example will discard this one and discard this one. Now you have to think about B and D, है ना? So counter example is for discard. So one example we took and it said no, it is not necessarily this. Now you have to think this versus this. So now we'll think general. So E of x is NP and E of y is lambda. So they said NP is actually lambda, right? And sigma x square is NPQ. So NP into 1 minus P. And sigma y square is lambda itself, है ना? So now, अच्छा इधर easy है verify करना ना? So NP it is already lambda. So lambda into 1 minus P. So you have to compare lambda versus this. Since 1 minus P is less than 1 for sure because P is 0, 1. So 1 minus P is also between 0 and 1. So lambda into 1 minus P less than lambda. So sigma x square is surely less than sigma. This is a proof, है ना? So this we write proof. So this is fine. तो इससे मुश्किल नहीं है ना, इफ यू ट्राई हो जाएगा क्योंकि ठीक है जी. सो कल क्लास होगी, कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी पेपर को. 2015 वाला पेपर आप करके आइए, ठीक है? तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा मैं ट्राई करूंगा, जो मुझसे नहीं होगा फिर मैं और ट्राई करूंगा, फिर देखेंगे, है ना? ये है. चलिए तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं. थैंक यू. कुछ ना कुछ ये 52 वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था, एक बार प्लीज बता देंगे? हाँ जी, 52 जो है पूछिए. एक्चुअली सर मैं काम से चला गया था तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं देख पाया. हाँ, अभी वीडियो अपलोड होगा, रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, आप वहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका वीडियो अभी ऐप में अपलोड हो जाएगा, देन कल भी हम डिस्कस कर सकते हैं. आपको थोड़ा जानना पड़ेगा पॉइजन प्रोसेस के बारे में. एक तो हमने जो अप्रोच यूज़ किया है, पॉइजन प्रोसेस इज अ प्योर बर्थ प्रोसेस. तो आप जानते होंगे बर्थ डेथ प्रोसेस, प्योर बर्थ प्रोसेस क्या है, प्योर डेथ प्रोसेस क्या है, तो उससे रिलेट करेंगे, है ना? सो ये पॉइजन प्रोसेस एक प्योर बर्थ प्रोसेस है. तो कहने का मतलब ये होगा, है ना? और ये टीपीएम जो होगा ये 0 होगा और ये कोई नॉन जीरो क्वांटिटी होगी इधर, ठीक है? सो मतलब you can move 1 to 2 but you cannot move 2 to 1, ठीक है ना? तो इसका मतलब 1 and 2 are not communicating, so it is not not irreducible, है ना? irreducible क्या होता है? when all state are communicating with each other. so here all states are not communicating. irreducible वाला आउट हो गया तो ये वाला आउट हो गया. एंड दूसरा था ट्रांजिएंट एंड रिकरेंट. so रिकरेंट स्टेट क्या होता है? once you leave the state there is certainty that you will return. yes sir, surety. हाँ, so if you leave 2 to 3 there is no possibility that you will return to 2, so it is not recurrent, so this is out. Now transient, you check is state a transient or not. Transient is what? Once you leave the state there is a possibility that you will not return. Yes, for each state it is happening, that's why. So each state is a transient state, so Markov chain is transient actually. Okay. And so you can that means okay, so the concept of inter-arrival time or the arrival time, it's none of use here, right? We are using only Poisson process. Yes, we are not using arrival time or inter-arrival time. हाँ. Okay. Actually सर some books में ये दिया होता है कि एक्शन को कभी कभी इंटर अराइवल से डिपेंड करते हैं, कभी कभी अराइवल से डिपेंड करते हैं. तो वो हम बड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया था? मैं भाई स्टार्टिंग में देख रहा था, क्वेश्चन में लिखा है, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा. जब पॉइजन प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे x1 होता है अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कस्टमर. तो वहाँ पे x1 x2 xn एक्सपोनेंशियल है. यहाँ पे आपको समझना है कि xn एक मार्कोव चेन है जो n ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मतलब है कि नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0 to n. तो यहाँ xn एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली. और वो जो पॉइजन प्रोसेस में xn लेते हैं वो IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता है. सो नोटेशन अज्यूम नहीं करना, आपको नोटेशन वही लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली, तो वो आपको देखना होगा. ठीक है ना? तो बाकी सॉल्व करके आइए, कल आगे कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.